भाई साहब, लेकिन हमने तो सुना था कि आपकी बेटी गरिमा की शादी की बात तो शहर के बड़े व्यापारी राम प्रसाद जी के बेटे के साथ चल रही थी। हमारी जानकारी के मुताबिक सगाई भी हो गई थी दोनों की, फिर अचानक रिश्ता कैसे टूट गया? सब ठीक तो है ना? भाई साहब, वहां से हमारा रिश्ता इसीलिए टूटा क्योंकि लड़के वाले हमें दहेज के थोड़े लालची लगे। एक के बाद एक उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। माना कि बेटी के सुख की चाहत में हर पिता लड़के वालों की कुछ मांगे तो पूरी कर ही देता है, लेकिन हर मांग को पूरी कर पाना संभव तो नहीं है ना। देखिए भाई साहब, अब बात निकली है तो मैं चाहता हूँ आप भी खुलकर बता ही दीजिए कि आपकी क्या मांगे है। हमारी सामर्थ्य होगी तभी हम आपके साथ भी रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। पिंटू बेटा, कैमरा ऑन कर, फिर ये मोमेंट कैप्चर करने का मौका नहीं मिलेगा। पापा के कहते ही छोटा बेटा पिंटू तुरंत कैमरा ऑन करके पिता की ओर तान देता है। भाई साहब, हम आपको आज वचन देते हैं कि हमारे बेटे सुनील की शादी आपकी बेटी पूजा के साथ ही होगी, और दहेज की तो आप चिंता ही मत करो। हम ऐसी शादी करेंगे जिसका खर्च आपके लिए सिर्फ 500 रुपए होगा। क्या बात कर रहे भाई साहब, 500 में कौन सी शादी होती है? महंगाई का जमाना है, 500 में तो दुल्हन की शादी का जोड़ा भी नहीं आता। देखिए भाई साहब, अपनी बेटी को आप 2 लाख का जोड़ा पहनाइए या 2 करोड़ का, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि हम नहीं चाहते कि बारात के स्वागत, उनके खाने पीने, लेन देन या किसी भी किस्म का आप खर्चा करें। मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ कोर्ट में होगी, जिसका खर्चा होगा सिर्फ 500 रुपया। अब आपको ये दहेज बिना शादी पसंद हो तो रिश्ते के लिए हाँ बोल सकते हैं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा भाई साहब। आज के युग में जहां लड़के वाले शादियों के इंतजाम के लिए 20-30 लाख रुपए के बजट की डिमांड कर रहे हैं, अब सिर्फ 500 रुपए में शादी करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी सोच वाकई इतनी महान है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमें आपका यह प्रस्ताव स्वीकार है। कट कट कट, इतना बढ़िया वीडियो बनाया पापा मैंने, आप देखना रातों रात वायरल हो जाएगा ये वीडियो। वीडियो और वायरल वाला चक्कर हम समझ नहीं पा रहे। आखिर आप लोग कहना क्या चाहते हैं? अरे कुछ नहीं भाई साहब, बच्चों को ना ये सोशल मीडिया पर वीडियो डालने का शौक है, बस उसी में हम भी थोड़ा बहुत सहयोग कर देते हैं। और फिर ये तो आपकी और हमारी पारिवारिक बातें हैं, इन्हें वीडियो के रूप में संजो के रखना हमारे लिए सौभाग्य होगा। पूजा और सुनील का रिश्ता पक्का हो गया। सुनील का पूरा परिवार एक पढ़ा लिखा और अमीर परिवार था। कहने को तो सुनील के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थी, लेकिन फिलहाल वो कोई काम धंधा नहीं कर रहा था। कुल मिलाकर पूरे परिवार का रोजगार था सोशल मीडिया पर वीडियो डालना और उससे होने वाली कमाई के मजे उड़ाना। कुछ दिन पहले, अरे पापा, आजकल हमारे सारे वीडियो फ्लॉप जा रहे हैं, व्यू ही नहीं आ रहे। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कुछ दिन में ही किसी कंपनी में नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। ये वीडियो बनाकर पैसे कमाना उतना भी आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। बेटा तू ना हमेशा उल्टी बातें किया कर। माना कि वीडियो वायरल करना आसान नहीं है तो उतना मुश्किल भी नहीं है। अभी तेरी माँ है ना दिमाग लगाने के लिए, तू बस कैमरा संभाल, उतना ही काम है तेरा। मैं तो कैमरा संभाले रोज ही बैठा रहता हूँ। कंटेंट कहाँ है आपके पास? वीडियो में दिखाओगी क्या? मिल गया आइडिया मम्मी। सुनील भैया की शादी की उम्र हो रही है, क्यों ना भैया की शादी करवा दे। इतना कंटेंट निकलेगा ना कि माला माल हो जाएंगे हम लोग। और इसी बहती गंगा में भैया की शादी भी हो जाएगी। क्या बोलती हो आप लोग? बहती गंगा, तू ऐसे बोल रही है जैसे शादियां मुफ्त में हो जाती हैं। अरे बेटा, आजकल की हाई फाई शादी करने में बिक जाते हैं माँ बाप। मम्मी क्यों चिंता कर रही हो, हम तो लड़के वाले हैं ना। वैसे भी सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर इतनी लग्जरी लाइफ हो गई है ना हमारी। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अच्छा घर है, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। कोई भी अच्छे घर की लड़की भैया से शादी करने के लिए फटाफट मान जाएगी। भैया की शादी में खर्च तो लड़की वालों का होगा, हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। नाच गाने, हल्दी मेहंदी, फेरों के वीडियो हर ऐरा गहरा दिखा रहा है। किसको इंटरेस्ट है ये सब देखने में, तू ही बता। माँ, इंटरेस्ट तो पैदा करना पड़ता है। मुझे आइडिया मिल गया। देखो, ये बड़ी बड़ी शादियां, आलीशान बैंक्वेट तो बहुत देख लिए लोगों ने। कैसा रहेगा अगर हम लोगों को कुछ अलग दिखाए? एक बात का ध्यान रखो आप लोग, सोशल मीडिया पर ना अतरंगी चीजें ही वायरल होती है। अगर हम दिखाए कि आजकल के महंगाई के जमाने में मैंने सिर्फ 500 रुपए में शादी की है, तो कैसा रहेगा? लखपति यूट्यूबर अगर 500 रुपए में शादी कर ले तो वो वायरल तो होगा ही ना। पूरे परिवार ने एक सॉलिड प्लानिंग तैयार कर ली थी। अब वो शादी से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी वीडियो के जरिए आम जनता तक पहुंचा रहे थे। एक बात बताओ भैया,
आपने इस वीडियो में बोल तो दिया कि लड़की वालों से दहेज में आप कुछ नहीं लेंगे और अपने मेहमानों को अपने दम पर एक जोरदार पार्टी देंगे। ये तो बताओ उस पार्टी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के चक्कर में हमने जितना कमाया था ना उससे ज्यादा खर्च कर चुके हैं हम लोग। पहले से 30 लाख रुपए का कर्ज है हमारे ऊपर और अब आपने एक और तीर छोड़ दिया हवा में। सोचा भी है कहाँ से आएगा इन सबके लिए पैसा? अरे भाई, मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैं दहेज में पैसे नहीं लूंगा, लेकिन जरूरत के लिए पैसे लेने से थोड़ी ना इनकार किया है। तो चिंता न कर, सारा खर्च पूजा के पापा ही देंगे। बस पैसे निकलवाना कैसे है ये हम देख लेंगे। तिलक के दिन। जैसा कि आप सब लोग देख ही सकते हैं, ये है मेरे सुपर स्मार्ट फेमस यूट्यूबर सुनील भैया, जिनका आज एक साधारण सी लड़की के साथ तिलक होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो गाइस, भैया ने शगुन के नाम पर सिर्फ 1 रुपया लिया है। तिलक के बाद अब दोनों परिवार सीधा कोर्ट मैरिज के लिए कोर्ट में मिलेंगे, जहां पर सिर्फ 500 के खर्चे में दोनों की शादी होगी। कभी पिंटू तो कभी ननद नैना तो कभी उनके पापा विशंभरनाथ बारी बारी से कोई ना कोई वीडियो अपने अपने चैनल पर अपलोड करते जा रहा था। बिना दहेज की हो रही इस शादी की रील देखने के लिए जनता में भी अच्छा खासा उत्साह दिखाई दे रहा था और इस तरह बहुत कम समय में उनकी रील वायरल हो जाती है। अरे बेटा, तेरा 500 रुपए वाली शादी का प्लान तो सुपर हिट हो गया। एक एक रील पर मिलियन में व्यूज आ रहे हैं और सोसाइटी में जो तेरी हीरो वाली इमेज बन गई है उसका तो कहना ही क्या। अरे कोई तुझे देवता बता रहा है, कोई महापुरुष, 2-4 लोगों ने तो तुझे अपना बेटा भाई न जाने क्या क्या बना लिया। देखा वाह, सब अपने हाथ में होता है कि हम जनता को क्या दिखाना चाहते हैं। लोग तो चुटकियों में इमेज बना लेते हैं। अगले दिन फोन पर, बहन जी, आपने तो हमारा लग्जरी विला देखा ही है। भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है हमारे घर में, इसलिए हमने चाहा था कि हम दहेज नहीं लेंगे। लेकिन सुनील की जिद है कि अगर वो दहेज नहीं लेगा तो शादी के बाद माँ बाप का एहसान भी नहीं लेगा, इसलिए हमारे गांव वाले घर में पूजा बिटिया के साथ शिफ्ट होना चाहता है। देखिए, मुझे तो पूजा की चिंता हो रही है। आपकी बेटी फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन इससे के बिना कैसे रह पाएगी। समधन की बात सुनकर पूजा और उसकी माँ काफी परेशान हो जाते हैं। बेटा, कैसे गुजारा होगा तेरा? पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाएगा। मैंने सोच लिया है, सुनील को दहेज नहीं लेना ना सही, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसकी जरूरत का सामान तो हम जरूर देंगे। अगले दिन पूजा की माँ घर गृहस्थी का सारा सामान खरीदकर सुनील के गांव वाले घर में पहुंचा देती है। अरे भाग्यवान, अभी अभी उनके गांव वाले घर से आ रहा हूँ। वहां तो कई किलोमीटर तक ना बस अड्डा है ना रेलवे स्टेशन, कोई साधन ही नहीं है। हमारी बच्ची कैसे गुजर करेगी वहां पर? मैं सोच रहा हूँ पूजा के लिए एक छोटी सी गाड़ी भी दे देते हैं। कैसी बात करते हैं जी आप? हमारा इतना बजट कहाँ है कि हम गाड़ी खरीद कर दे सके। लेकिन भाग्यवान, अपनी बेटी के लिए हमें ये करना ही होगा। अगर हमने गाड़ी नहीं दी तो कल को हमारी बेटी ससुराल में दुखी रहेगी। धीरे धीरे करके 500 की शादी लाखों की शादी में बदल चुकी थी। भाई साहब, हम चाह रहे थे कि आपने जो गाड़ी और बाकी के सामान भेजे हैं उसे अपने शहर के घर पर ही रहने दे तो बेहतर होगा। वो क्या है ना, बारिश के कारण गांव वाले घर की छत गिर गई है। उस मकान का कुछ खास भरोसा नहीं है, कहीं बहू का कीमती दहेज ऐसे ही बारिश के कारण खराब हो गया तो क्या होगा। सुनिए जी, ये सोच सोच के मेरा तो जी घबरा रहा है। मेरी बेटी कैसे उस मिट्टी के कच्चे घर में रहेगी? और फिर समधी जी ने बताया उसकी छत कभी भी गिर जाती है। ऐसे घर में अपनी बेटी को रहने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? दामाद जी तो उसूल के पक्के हैं। मैं कहती हूँ आप ही किसी तरह से उस मकान के लिए मरम्मत करने के रुपए दे दीजिए ना। पत्नी की बात सुनकर पूजा के पिताजी 5 लाख कैश लेकर पूजा के साथ उसके होने वाले ससुराल पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद 500 रुपए की शादी की वीडियो आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। अब दिखाती हूँ आपको 500 रुपए की शादी की सच्चाई। शादी से पहले ही तरह तरह की बातें बनाकर सुनील के घर वालों ने मेरे पापा से लाखों रुपए ले लिए और अब बिना दहेज की शादी दिखाकर वायरल भी हो गए। मैं तो शायद कभी इन लोगों की सच्चाई पर यकीन नहीं कर पाती अगर उनकी बातें अपने कानों से सुनी ना होती। आज मैं गलती से एक कमरे में चली गई जहां सुनील की माँ अपनी बहन को सारी प्लानिंग बता रही थी कि कैसे इन लोगों ने मेरे पापा को ब्लैकमेल करके दहेज लिया। बस तभी मैंने सोचा इन्हें रील बनाकर एक्सपोज किया जाए और रिजल्ट अब आपके सामने है। भगवान का शुक्र है कि शादी से 2 दिन पहले ही इनकी पोल मेरे सामने खुल गई, वरना ये ऐसे ही जीवन भर मेरे पापा से पैसा ऐंठते रहते। जानबूझकर इन्होंने गांव का टूटा फूटा घर मेरे पापा को दिखाया ताकि वो कर्ज लेकर अपनी बेटी का घर बसाने की कोशिश करें। अब आप फैसला करिए, क्या ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करेंगे?
पूजा का वीडियो देखने के बाद सुनील के फॉलोअर्स नाराज होकर उसे अनफॉलो कर देते हैं। ये कहानी है शर्मा परिवार की। शर्मा परिवार में दुर्गा देवी, उनके पति रामेश्वर और उन दोनों के 2 बेटे राघव और किशन के अलावा 2 बहुएं भी हैं, कावेरी और ईशा। 6 लोगों का ये खुशहाल परिवार असल में कितना खुशहाल है, आइए देखते हैं। सुबह का वक्त था और शर्मा परिवार की बड़ी बहू कावेरी रसोई में सबके लिए गाजर का हलवा बना रही थी और छोटी बहू ईशा रसोई के बाकी काम निपटा रही थी। तभी कावेरी रसोई से बरामदे में रामेश्वर जी के साथ चाय पी रही अपनी सास को आवाज लगाकर कहती है, माँ जी देखिए मैंने कितना स्वादिष्ट हलवा बनाया है, इसकी खुशबू से ही पूरा घर महकने लगा, सब उंगली चाट चाट कर खाएंगे। दुर्गा देवी तिरछी नजर से कावेरी की ओर देखती है और फिर चुपचाप चाय पीने लगती है। तभी रामेश्वर जी दुर्गा देवी से कहते हैं, खाना तो सब अच्छा बना लेते हैं और अच्छा बने तो तारीफ भी होती है, पर खुद से इतना बढ़ चढ़ कर दिखावा करने की क्या ज़रूरत है? तुम कुछ समझाते क्यों नहीं इसे? रसोई में अपने सास ससुर का कोई जवाब ना पाकर इस बार कावेरी ईशा से कहती है, राघव को ना मेरे हाथ का खाना ही पसंद है, जब भी मैं खाना बनाती हूँ तभी ये ठीक से खाना खाते हैं। ईशा को कावेरी की बात थोड़ी अजीब लगती है पर वो कुछ कहती नहीं और अपने काम में लग जाती है। सब नाश्ते के लिए टेबल पर बैठते हैं और किशन कहता है, आज क्या है नाश्ते में? जल्दी प्लेट लगाओ भाई, बहुत भूख लगी है। कावेरी झट से सबको हलवा परोसने लगती है, साथ ही कहती है, खाकर देखिए मेरे जैसा हलवा कोई बना ही नहीं सकता। सब चुपचाप नाश्ता करते हैं पर तारीफ कोई नहीं करता। कावेरी को ये बात बुरी लगती है। सबके खाने के बाद ईशा बर्तन समेटती है और धीरे से अपनी सास से कहती है, माँ जी भाभी अपने काम का इतना दिखावा क्यों करती हैं? अरे बेटा तू उसकी बात पर ध्यान मत दिया कर, उसकी आदत है। दोपहर के वक्त दुर्गा देवी अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती हैं, अरे कावेरी, ईशा, बेटा देखो, काम के लिए ये रोज़ रोज़ की नोक झोंक अच्छी बात नहीं है। तुम दोनों काम आपस में बांट लो। कल खाना कावेरी ने बनाया था तो आज कावेरी कपड़े प्रेस कर देगी, और ईशा बेटा आज खाना तुम बना लेना, ठीक है? चलो कर लेना सब, मैं चलती हूँ, ज़रा पूजा रह गई है मेरी। दुर्गा देवी तो दोनों बहुओं का काम बांटकर चली जाती है। ईशा और कावेरी भी काम पर लग जाती है। थोड़ी देर बाद कावेरी रसोई में आती है। अरे ईशा, खाना बन गया क्या तुम्हारा? कपड़े प्रेस करते करते थक गई मैं तो, इतने कपड़े थे। फिर भी प्रेस तो मैं इतने सलीके से करती हूँ, बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं कपड़े। तभी तो माँ जी ने मुझे कहा कपड़े प्रेस करने को। कल तुम्हारी प्रेस की हुई साड़ी पसंद नहीं आई होगी उनको। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, कपड़े तो मैं भी ठीक ही प्रेस करती हूँ। वो तो कल मैंने प्रेस किए थे तो आज आपकी बारी थी, इसलिए माँ जी ने आपसे कहा होगा। हाँ हाँ, बस बस, बहाने तुम अच्छे बना लेती हो, बस काम ही ठीक से नहीं होता तुमसे। वैसे खाना बना है या अभी उसमें भी देरी है? बस बातें करने के लिए बिठा दो। भाभी हो गया है, बस दाल में तड़का लगाना बाकी है। अरे दाल तो मैंने बनाई थी कल, तुमने क्या खाक दाल बनाई होगी। देखना कोई चखेगा भी नहीं तुम्हारी दाल। ज़रा हींग का अच्छे से तड़का लगा देना, कम से कम खाने लायक तो हो जाएगी। जी भाभी, जीरे और हींग का ही तड़का लगाने वाली थी। वैसे मैंने दाल के साथ साथ आलू पालक की सब्जी भी बनाई है। कावेरी मुंह बिचकाते हुए वहाँ से चली जाती है। ईशा अपनी जेठानी का स्वभाव अच्छे से जानती थी। कावेरी हमेशा अपने काम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती और ईशा के काम को खुद से नीचा दिखाने की कोशिश करती। थोड़ी देर बाद दोपहर के खाने के वक्त, ईशा बेटा खाना तो बहुत अच्छा बना है और दाल खाकर तो मज़ा ही आ गया। जी दाल तो अच्छी बननी थी, मैंने ही कहा था ईशा को दाल में हींग और जीरे का तड़का लगाने को, वरना इसने तो बड़ी बेस्वाद दाल बनाई थी। ईशा सब समझ रही थी कि उसकी जेठानी सिर्फ खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश में उसे कितना नीचा दिखा रही थी, पर एक बार फिर वो चुप रह जाती है। खाने के बाद दुर्गा देवी जरा आराम करने अपने कमरे में जाती है और कावेरी को आवाज़ लगाती है, अरे कावेरी बेटा ज़रा इधर तो आना। जी माँ जी कहिए। ज़रा पैरों की मालिश तो करते बेटा, बड़ा दर्द है सुबह से, ठंड से अकड़ गया शायद, बुढ़ापा बैरी। कावेरी मालिश करने लग जाती है और हमेशा की तरह अपने किए काम गिनाने भी लगती है। हाय माँ जी, मैं तो ना थक ही जाती हूँ, सुबह से कितना काम रहता है, कभी कपड़े प्रेस करो, कभी सब्ज़ी काटो, कभी कुछ। अरे बेटा पर तू अकेले कहाँ करती है ये सब? ईशा भी तो बराबर में तेरा हाथ बटाती है। रहने दीजिए माँ जी, ईशा को कहाँ कुछ आता है, उसे तो सब बताना पड़ता है। अभी देखिए ना, खाना बनाते वक्त भी अगर मैं ना बताऊं तो उसकी सब्जी में या तो नमक कम मिलेगा या तेल ज़्यादा। वो तो मैं हूँ जो उसके किए काम भी सुधार देती हूँ। अब देखिए ना, आपको भी तो मेरे ही हाथ की मालिश पसंद आती है ना। ईशा के हाथ में जोर ही नहीं है, आराम ही नहीं होगा उसकी मालिश से। सब मुझे ही करना पड़ता है इस घर में। ऐसी बात नहीं है बेटा, ईशा भी काम तो करती है, बस वो जताती नहीं।
देख कावेरी बेटा, काम का ना इतना दिखावा सही नहीं है। अब इस पर कावेरी का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में कावेरी का पति राघव बैठकर कुछ हिसाब कर रहा था। कावेरी उसके सामने अपना रोना लेकर बैठ जाती है। देखिए ना, माँ जी को कुछ दिखाई नहीं देता कि घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। ईशा करती ही क्या है? क्या हो गया है तुम्हें कावेरी? जब देखो ईशा को नीचा दिखाती रहती हो और खुद के काम को बढ़ा चढ़ा कर बताती हो। अरे अभी नई नई आई है ईशा इस घर में, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना उसे इस घर के तौर तरीके समझने में। तुम्हें तो उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझना चाहिए। और करती तो है ईशा भी बराबरी में काम। हाँ, इस घर में सबको ईशा का ही काम दिखाई देता है। मैं जो पूरा दिन कोल्हू के बैल की तरह लगी रहती हूँ, वो किसी को नहीं दिखाई देता। कावेरी को अपने पति की बात भी समझ में नहीं आती। राघव बेचारा चुप हो जाता है। कुछ दिन यूं ही गुजरते हैं और फिर एक शाम घर पर दुर्गा देवी की कुछ सहेलियाँ चाय पर आने वाली होती हैं। अरे ईशा बेटा, नाश्ते की सब तैयारी कर ली है ना? वो लोग बस आते ही होंगे। खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्हें भी तो पता चले कि मेरी बहुओं ने कितने अच्छे से घर को संभाल रखा है। जी माँ जी, सब हो गया है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैंने चाय के साथ 5-6 तरह के पकौड़े तैयार कर लिए हैं और साथ में हरे धनिया की चटनी भी है। सबको बहुत पसंद आएगा चाय नाश्ता। ठीक है बेटा, चल जल्दी से ले आ सब, वो लोग 5 मिनट में पहुँचती होंगी। दुर्गा देवी हॉल में जाकर बैठ जाती हैं। थोड़ी देर में उनकी 3 सहेलियाँ आती हैं। ईशा सबको चाय नाश्ता परोसती है। तभी कावेरी कमरे से बाहर आती है और कहती है, नमस्ते आंटी जी, खाकर बताइए कैसे बने हैं पकौड़े। पकोड़े तो बहुत अच्छे बनाए हैं ईशा बहू ने। बेटा तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। तभी आदत से मजबूर कावेरी बीच में बोल पड़ती है, अरे नहीं आंटी जी, ईशा को कहाँ बनाना आता ये सब, ये तो मैंने ही उससे बता कर बनवाया है। दुर्गा देवी कावेरी को गुस्से से घूर कर देखती है पर सबके सामने कुछ कह नहीं पाती। सब नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर बाद जब कावेरी अपने कमरे में चली जाती है तो दुर्गा देवी की सहेली सुनीति कहती है, दुर्गा तेरी बड़ी बहू तो अपने काम का बहुत दिखावा करती है। ऐसा कौन करता है भला? काम अगर अच्छा होगा तो खुद ही लोग तारीफ करेंगे। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की क्या ज़रूरत है भला? तू कुछ समझाती नहीं कैसे? हाँ दुर्गा, तुझे समझाना चाहिए अपने बहू को, वरना ऐसा तो ये अपने साथ साथ पूरे परिवार का मजाक बनवाएगी। और नहीं तो क्या। अरे क्या खराबी है तेरी छोटी बहू ईशा में, जो उसे बात बात पर इस तरह ताने सुनाती रहती है। कितना बुरा लगता होगा बेचारी को। पूरे घर का माहौल खराब कर रखा है इसने। ठीक है, मैं समझाऊंगी उसे, पर अभी तो तुम लोग चाय नाश्ते का मजा लो। कितने अच्छे पकौड़े बनाए बहू ने। इस तरह दुर्गा देवी अपनी सहेलियों के सामने बात को टाल जाती है। थोड़ी देर हंसी मजाक करने के बाद मेहमान अपने घर चले जाते हैं, पर सबकी बातें सुनकर ईशा और दुर्गा देवी दुखी हो जाते हैं। रामेश्वर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम्हारी सहेलियाँ ठीक कह रही थी दुर्गा, बड़ी बहू की दिखावे की आदत तो बढ़ती जा रही है, इसे सबक सिखाना ही होगा। मैंने भी कितनी बार समझाया कावेरी को कि इस तरह बात बात पर अपने काम का दिखावा ना करे, पर उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। हाँ, और जब से ईशा इस घर में आई है तब से तो कावेरी बहू की यह आदत और भी बढ़ती जा रही है। मैंने भी नोटिस किया है, भाभी हर वक्त ईशा को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। अरे अब तो मेहमानों को भी समझ में आने लगा है ईशा का ये बर्ताव, कुछ तो करना ही होगा। सबको इस तरह परेशान होता देख ईशा कहती है, मेरे पास एक आइडिया है पापा जी। और ईशा धीरे से सबके कान में कुछ कहती है, जिससे सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। अगली सुबह दुर्गा देवी और रामेश्वर जी बरामदे में बैठे चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। तभी हमेशा की तरह कावेरी रसोई से आवाज़ लगाती है, माँ जी, आज नाश्ते में मैंने बड़ी मेहनत से सबके लिए खास खीर बनाई है। ईशा ने तो बस वही रोज़ की तरह पराठे बना कर रख दिए। अब कुछ नया नहीं होगा तो नाश्ते में मज़ा कैसे आएगा। इस बार कावेरी के ऐसा कहने पर ईशा को बुरा नहीं लगता, बल्कि वो मन ही मन मुस्कुराने लगती है। सब नाश्ते के लिए टेबल पर बैठते हैं और सबको नाश्ता परोसा जाता है। वाह, क्या पराठे बने हैं। ठंड में ऐसे गर्म और नरम पराठे मिल जाए तो दिन बन जाता है। अरे हाँ, वाकई पराठे तो बहुत स्वाद बने हैं। कावेरी बेटा, तुम्हें ईशा से ना पराठे बनाने सीखना चाहिए। बड़े नरम नरम पराठे बनाती है ईशा, खाकर मज़ा आ जाता है। ये सुनकर कावेरी उदास हो जाती है। माँ जी, खीर कैसी बनी है? वो भी तो खाकर देखिए। मैंने काजू, बादाम, किशमिश सब डाला है, केसर भी डाला है खीर में, जैसे कि आपको पसंद है। हाँ, खीर भी ठीक ही है, पर ईशा के पराठे के सामने फीकी है। पराठे बड़े स्वाद बने हैं भाई, मज़ा आ गया। कावेरी को दुर्गा देवी की बात बहुत बुरी लगती है, पर वो कुछ कहती नहीं। नाश्ते के बाद दुर्गा देवी कावेरी से कहती है, कावेरी बेटा, नाश्ते के बर्तन आज तू साफ कर ले।
ईशा ने इतने अच्छे पराठे बनाए थे, बड़ी मेहनत लगी होगी बेचारी को, अब उसे थोड़ा आराम करने दे। हाँ पर माँ जी नाश्ते के बर्तन तो ईशा ही साफ करती है ना। हाँ पर तुझसे अच्छे तो साफ नहीं करते बेटा, तू तो बिल्कुल नया जैसे चमका देती है बर्तनों को। ईशा को कहाँ आता है ये सब, इसलिए अब से ना नाश्ते के बर्तन तू ही साफ करना, ठीक है बेटा। कावेरी चुपचाप बर्तन साफ करने लगती है। थोड़ी देर बाद रामेश्वर जी अपने कमरे से आवाज़ लगाते हैं, अरे भाई मेरा कुर्ता कहाँ है, प्रेस तो कर दिया था ना। कावेरी झट से कुर्ता लाकर रामेश्वर जी के हाथ में देती है। ये रहा आपका कुर्ता पापा जी, मैंने प्रेस किया था, देखिए बिल्कुल नया जैसा दिख रहा है ना। बेटा बुरा मत मानना, पर इसमें तो अभी भी सलवट है। कोई बात नहीं, मैं दुर्गा से कह देता हूँ। आज तक मैंने उसके प्रेस किए हुए कपड़े ही पहने, मजाल है जो एक भी सलवट दिख जाए। पर हाँ, उसने कभी जताया नहीं बेटा। ये सुनकर कावेरी का मुंह लटक जाता है और बरामदे में चली जाती है। वहाँ कावेरी का देवर किशन पहले से ही दुर्गा देवी के पैर दबा रहा था। अरे किशन बेटा, तेरे हाथों में तो जादू है भाई, बड़ा आराम लग रहा है। पर तू अब रहने दे, तुझे काम पर भी तो जाना होगा ना। इस पर किशन हंसते हुए कहता है, काम पर जाना है तो क्या हुआ माँ, काम तो सभी करते हैं, पर उसे बात बात पर जताना थोड़ी ना ज़रूरी है, और मुझे आपके पैर दबाना अच्छा लगता है। दुर्गा देवी प्यार से किशन के सर पर हाथ रखती है। ये देखकर कावेरी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये देखकर ईशा उसके पास आती है। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हो? मुझे माफ़ कर दो ईशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं हमेशा खुद को बेहतर साबित करने के चक्कर में बाकी सबके काम को छोटा बताती रही, पर असल में तो परिवार में हर कोई एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करता ही है। इसमें इतना दिखावा करने जैसा तो कुछ भी नहीं है। परिवार के लोगों के लिए करना तो फ़र्ज़ बनता है। तभी दुर्गा देवी भी वहाँ आ जाती है और कावेरी को अपने गले से लगा लेती है। बेटा मैं जानती हूँ तू बहुत मेहनत करती है, पर वो तो सभी करते हैं। अपने किए काम का इतना दिखावा सही नहीं होता बेटा। तेरे अंदर सबके लिए जो प्यार है ना, वो दिखना चाहिए, और वो तभी दिखेगा जब तू साफ मन से अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। तारीफ़ तो सबको अच्छी लगती है, पर तारीफ़ की भूख में किसी और के काम को नीचा दिखाना तो सही नहीं है। ईशा भी तो करती है काम, वो कहाँ दिखाती है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। अब मैं कभी अपने काम का दिखावा नहीं करूँगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मैं बिना किसी दिखावे के दिल से काम करूँगी और ईशा को अपनी छोटी बहन जैसा समझूंगी। कावेरी एक बार फिर से दुर्गा देवी के गले लग जाती है और शर्मा परिवार में फिर से हंसी खुशी का माहौल हो जाता है। बेस्ट बहू का नाम सुना है आपने? सुना तो बहुत होगा। सारी बहुएं खुद को बेस्ट समझती है, पर कभी देखा है? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मिलाते हैं आपको रमा से, जिसके लिए अपने ससुराल वालों की पेट पूजा करना ही सबसे बड़ा धर्म था। सुबह सुबह काम करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, तुम्हें खिलाते खिलाते हम घर में खुश हो जाएंगे। ये हो गए पोहे तैयार। अब इसमें से निखिल के लिए पोहे अलग कर लेती हूँ, फिर बाकी बचे पोहे में मिर्ची डाल दूंगी और जल्दी जल्दी पोहे के साथ चटनी तैयार कर रमा डाइनिंग टेबल पर सभी को परोसती है। वाह वाह बहू, क्या पोहे बनाए तूने, मज़ा आ गया। और इसमें तूने जो बादाम डाले हैं ना, हाथ में कलाकारी तो है तेरे। मुझे ये सब नहीं सूझता था, मैं तो इन लोगों को पोहे में नींबू निचोड़कर टमाटर के साथ फ्राई करके दे देती थी। अब तो वो भी नहीं होता। तो क्यों करना है मम्मी जी, बच्चों को बड़ा कर दिया आपने, हो गया। अब हम है ना सब देखने। एक उम्र के बाद सास की जिम्मेदारी बेटी बहू की होती है और ससुर की बेटे और दामाद की। एंड थैंक यू मम्मी जी, आप तारीफ़ कर देती है ना तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है कसम से। तभी निखिल पोहे खाने जाता है कि प्रिया उसे रोक देती है। भैया आप पोहे मत खाओ, पोहे में मिर्च है और आपको मिर्ची से एलर्जी है ना। नहीं नहीं दीदी, भैया को जो पोहे दिए हैं ना उसमें मिर्च नहीं है। तू बड़ी समझा रही है अपनी भाभी को, हैं? कभी एक गिलास पानी का भी उठाती है क्या? बड़ी आई भैया की हितैषी। भैया मत खाना। अरे मेरी रमा को सब पता है कब क्या कैसे करना है। सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है मेरी रमा। सभी आराम से पोहे खा रहे थे, पर सुरेश इधर उधर देख रहा था। क्या हुआ पापा जी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? खा रहा हूँ बहू, खा तो रहा हूँ। बहू आ गई है, अब तो नखरे छोड़ दीजिए। अरे बहू, उन्हें चटनी नहीं दिख रही है ना? बिन सत्तू की चटनी के पोहे अलग से नहीं उतरते इनके।
हाँ तो चटनी बनाई है मैंने मम्मी जी, कसम से। ओह, लगता है रसोई में रह गई, अभी लेकर आती हूँ। पूरा परिवार मिलकर नाश्ता कर रहा था, तभी उमा का फ़ोन बजता है। प्रणाम दीदी, कैसी हैं आप? क्या ही बोलूं उमा, तू तो जानती है अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है, और जैसे ही मैं हॉस्पिटल से घर पर शिफ्ट हुई, मेरी बहू अपने मायके जाकर बैठ गई। तो फिर आपका खाना पीना सब कैसे हो रहा है, और बाकी सब दीदी? कहाँ कुछ हो पा रहा है। अब ऐसे में खुद खाना बनाकर खाना ना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। तो मैं क्या सोच रही थी, मैं तेरे यहाँ आ जाऊँ तो एक बार अपनी बहू से पूछ के देखना। रमा, मेरी दीदी का फ़ोन है, उनका ऑपरेशन हुआ है, अगर वो यहाँ आएंगी तो तुम उनका खाना देख लोगी? हाँ हाँ मम्मी जी, बिल्कुल देख लूँगी। मुझे पता है ऑपरेशन के बाद में क्या दिया जाता है। मौसी जी को बोल दीजिए, उन्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रेम उन्हें जाकर ले आएंगे, और बाकी यहाँ मैं तो हूँ ही। रमा की बातें सुनकर ही सबका मन पिघल जाता था। जब भी किसी को खिलाने की बात होती तो रमा ने कभी ना नुकुर नहीं किया, और मनीषा के आते ही रमा उनकी सेवा में लग जाती है। कभी खिचड़ी, कभी दाल का पानी, तो कभी दलिया। मनीषा के बोले बिना ही रमा खाना उसके पास ले आती। इतनी वैरायटी का खाना तो मुझे तब भी खाने नहीं मिला जब मैं ठीक थी बहू। तेरे यहाँ 15 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, वरना किसी के घर ना एक वक्त भी काटना मुश्किल हो जाता है। कोई बहू अपनी सास को ही रोटी नहीं डालना चाहती तो मौसी सास की कौन करे। और एक तू है जो अपनी ननद के लिए अलग खाना बनाती है, देवर के लिए अलग, सास ससुर का अलग ध्यान रखती है, और उस पर इस बुढ़िया को भी तुझे देखना पड़ रहा है। मैं तो मानती हूँ कि मेरी किस्मत अच्छी है मौसी जी, जो मुझे किसी की सेवा करने को मिल रहा है। मेरा बस चले ना तो मैं सभी को बिठा बिठा कर खिलाऊं। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। मनीषा ठीक होकर अपने घर चली जाती है। फिर एक रोज़ रमा के फ़ोन पर उसके स्कूल ग्रुप में रीयूनियन पार्टी का मैसेज आता है। रात को रमा इस बारे में प्रेम को बताती है। हाँ हाँ डार्लिंग, बिल्कुल जाओ, और अपनी वो ब्लैक साड़ी पहनकर जाना। मुझे जाने का मन ही नहीं हो रहा। कहाँ मेरी फ्रेंड्स नौकरी वगैरह करती है, और कहाँ मैं यहाँ, सब मेरी इंसल्ट करेंगे। सबकी लाइफ का पर्पस एक नहीं होता। हम खुश है कि नहीं ये मैटर करता है। मान लो तुम पार्टी में नहीं गई और तुम्हारी कोई फ्रेंड तुम्हें कभी रास्ते में मिल गई, तो भाग तो नहीं जाओगी ना। सच को एक्सेप्ट करना ही है, क्यों डरना। प्रेम से बात करके रमा बेटर फील करती है, और अगले दिन वो रीयूनियन पार्टी में जाने की तैयारी करने लगती है, और इसी में 2 दिन निकल जाते हैं। आज था पार्टी में जाने का दिन। सुबह 4 बजे के लगाए अलार्म से रमा की आंख खुलती है। 2 घंटे पहले उठी हूँ, 9 बजे तक सबका नाश्ता तैयार कर दूंगी, और दोपहर 1 बजे तक दोपहर का खाना भी तैयार हो जाएगा। फिर कपड़े वगैरह सल्टा के 1 घंटा रेस्ट कर लूँगी, वरना पार्टी में मेरा चेहरा थका हुआ लगेगा। बस फिर क्या है, रात को रोटियां सेकनी ही बाकी रहेगी। रोटियां बना लूँगी और फिर शाम का सभी का चाय नाश्ता करके तैयार होकर पार्टी के लिए निकल जाऊँगी। बहुत काम है रमा भाई, बहुत काम है। चल चल चल, लग जा काम पर। और सुबह उठते ही बेचारी रमा एक एक करके सारे काम निपटाने में लग जाती है। एक औरत जिस पर घर का सारा बोझ हो, वो बिना सारा काम सल्टाए घर से निकल ही नहीं सकती। भागती दौड़ती रमा 7 बजे तक तैयार हो जाती है, पर वो जैसे ही अपने घर से निकलने लगती है, दरवाजे से सुरेश अंदर आता है। कहीं जा रही हो क्या बहू? आज मैं जल्दी आ गया। वो क्या ना, मेरा पकोड़े खाने का बड़ा मन हो रहा है। 15 मिनट लगेंगे, ज़रा पकोड़े उतारते फिर निकल जाना। एक बार रसोई में जाने के बाद क्या आप इतनी जल्दी निकल सकते हैं? जो रमा निकल जाती। पहले ससुर के लिए पकोड़े बनाना, फिर ननद के लिए, और फिर सास के लिए। अब फिक्र क्यों करिए भाभी, 2 मिनट में मैं आपको वेन्यू पर पहुंचा दूंगा। बस 2 पकौड़े और खिला दीजिए, फिर सीधा वहीं जाएंगे। पकोड़े खाने के बाद सब डिनर पर बैठ जाते हैं, और रमा इन्हीं कामों में उलझी रह जाती है। कब 10 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। रमा कमरे में जाकर अपने कपड़े बदल लेती है और रोते हुए सो जाती है। अगली सुबह हाथ में गिफ्ट लिए सीमा रमा के घर पहुंचती है, और वो क्या देखती है कि रमा किचन में खाना बना रही है। सीमा सीधा किचन में जाती है। मुझे पता था तू यहीं मिलेगी, इससे काम के चक्कर में तू कल पहुंच नहीं पाई ना। अरे नहीं, वो बात नहीं है। क्या वो बात नहीं है? नाश्ते में 4-4 सब्जियां कौन बनाता है बहन? पनीर की सब्जी तो बना रखी है तूने, फिर आलू की सब्जी क्यों चढ़ाई? और ये चटनी 2 तरह की, और भी कुछ बना ले। वो क्या ना, कोई पनीर नहीं खाना चाहता तो कोई आलू, तो सोचती हूँ सबके मन की बना दूँ। सोच तो तेरी अच्छी है, पर क्या तेरे ससुराल वाले तेरे मन की सोच रहे हैं? मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल का प्राइज तूने जीता है, उसी का गिफ्ट लेकर आई हूँ मैं। पर खुद को देख, क्या तुझे खुद पर ध्यान देने का समय मिल पा रहा है? अरे कंघी भी नहीं करी है तूने, और ये साड़ी ऐसे उतर रही है।
अरे वो काम में ज़रा सरक जाती है यार। मुझे क्या है, तू अपनी खुशी के साथ अपना जीवन भी इसी चूल्हे की आग में झोंक दे। मैं भी ना पहले बिल्कुल तेरी तरह थी, सबके लिए सब कुछ किया, पर मेरे लिए कोई खड़ा नहीं रहा। इसलिए फिर मैंने इतना पसेरा करना छोड़ दिया। कुकर में सारी सब्जी डालो, चावल डालो, बन गया खाना, पकड़ा दो। और इस तरह रसोई में रमा और सीमा की लंबी बात चलती है। सीमा अभी तक गई नहीं थी कि सभी खाना खाना करने लगते हैं। यही चाय पानी कभी रुकते ही नहीं। रोज तो तू सभी का खाना परोसती है, आज मैं यहाँ हूं तो ये नहीं हो रहा तेरी ननद से कि खुद परोस ले खाना। छोड़, मैं चलती हूँ। रमा सभी को खाना परोसती है और सभी पेट भर के खा लेते हैं। पर जब रमा खाने बैठती है तो सब्जी नहीं बचती। सीमा बिल्कुल सही कह रही थी, सब साथ में गर्मा गर्म खाते हैं, पर मेरे नसीब में बचा कुचा ठंडा खाना ही आता है। सबका झूठा लेकर अकेले बैठती हूँ मैं। मेरे साथ कोई नहीं खाता, न मेरा देवर, न मेरी ननद, न मेरे सास ससुर, मेरा पति, कोई नहीं। अब मैं भी किसी की नहीं सोचूंगी। और नाश्ते के बाद रमा सारी सब्जियां काटती है, उसे कुकर में डालती है और उसके ऊपर भिगोए हुए चावल, मसाले और ज़रा सा तेल और पानी डालकर सीटी लगा देती है। सुबह की धनिया की चटनी के साथ इसे सर्व कर देती हूँ। खाने की टेबल पर पहली बार सिर्फ चटनी और मिक्स वेज राइस देखकर सभी शॉक थे। ये तो सिर्फ चावल परोस दिया भाभी आपने। हाँ, तो सिर्फ चावल खा लीजिए दीदी, बाहर रहने वाले बच्चों को तो ये भी नसीब नहीं होता। और वैसे भी ये सिर्फ राइस नहीं है, मिक्स वेज राइस है। इसमें सारी सब्जियां पहले से ही है, पौष्टिकता तो मिल ही जाएगी। पहली बार सभी के साथ रमा भी अपने खाने की प्लेट लेकर बैठ जाती है। दीदी जरा पापड़ सेक कर ला दीजिएगा। खाने के बीच में कैसे उठूं भाभी, ऐसे ही खा लीजिए। खाई जा रही है, इतनी बुरी नहीं है राइस। चावल तो मैंने गुस्से में बना दिया था दीदी, पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि आप लोग यही डिजर्व करते हैं। हर शाम अलग अलग स्नैक्स बनाने वाली प्रिया सभी को बिस्किट और चाय परोस देती है। यह क्या बिस्किट दे दिया तूने चाय के साथ? और ये तो मैदा है, पेट में जाकर जम जाएगा। मेरी मम्मी कहती है मम्मी जी कि इंसान अगर मेहनत करे तो पत्थर भी पचा ले, और अब कोई मेहनत ही ना करे तो आटा भी पचाना मुश्किल हो जाएगा। तो रात में ज़रा खाने में मेरी मदद कर दीजिएगा, इसी बहाने ये मैदा भी पच जाएगा। मजाक बहुत अच्छा करती है बहू तू। शनिवार का दिन हो और खिचड़ी ना बने, ऐसा हो सकता है भला? दोपहर में तो रमा ने सभी को मिक्स राइस और चटनी खिला दी थी, तो खिचड़ी रात को बन रही थी। आज शरीर बड़ा हल्का लग रहा है, बहुत टाइम मिल गया दोपहर में आराम करने का। सीमा की बात में दम तो है। रमा फौरन कुकर निकालती है, उसमें दाल चावल, 4 उबले आलू, हल्दी, नमक और तेज पत्ता डालकर सीटी लगा देती है। अब इन आलूओं को बाहर निकाल कर इनका भरता बना देती हूँ, साथ में खिचड़ी और अचार परोस दूंगी। चलो दही पापड़ भी कर दिया। कम से कम 4 सब्जी और 50 पराठे बनाने से तो इजी पड़ा, और मुझे गर्मा गर्म खाना भी मिल जाएगा। वरना सभी का खाना ओवर होने के बाद इंतज़ार करो और ठंडा ठंडा खाओ। और सभी को खिचड़ी परोस कर रमा खिचड़ी खाने बैठती है। इतना सादा खाना भाभी? आपको सादा लग रहा है ना, तो आप मसाला ऐड कर लीजिए दीदी। वैसे साथ में पापड़ दिया है मैंने, सुबह तो मुझे वो भी नसीब नहीं हुआ, पर मैं किसी का खाना नहीं रोकती। सामने रसोई है, कढ़ाई भी है, जाकर खिचड़ी में डालने के लिए छौंक तैयार कर लीजिए। वैसे सच बताऊं, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, गर्मा गर्म खाने को मिल रही है ना। आप तो कभी ऐसी खिचड़ी नहीं बनाती थी भाभी, इससे अच्छा पनीर की सब्जी बना लेती। मुझसे तो ये खिचड़ी नहीं खाई जाएगी, मैं इसे किचन में रख देता हूँ, आप इसे कल खा लीजिएगा। झूठा नहीं किया है मैंने अभी तक। रविवार को खिचड़ी नहीं खाते निखिल, तो अभी ही तुम्हें इसे खाकर ख़त्म करना होगा। और वैसे भी ये तुम्हारे हिस्से की खिचड़ी है, तुम्हें नहीं खानी थी तो पहले कह देते। रसोई तो खुली हुई थी, कभी आकर झाँक कर देख भी लो कि क्या बन रहा है, और मैं तो इसे खा भी लेती। मुझे तो तुम्हारा छोड़ा हुआ खाने की आदत है ना, पर मुझे किसी ने कहा है कि मुझे ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, इससे लॉन्ग रन में मेरी तबीयत खराब हो सकती है, और बासी खाने से बुध ग्रह भी तो खराब होता है। बस मत कर, जो मिला है खा ले, ऐसे भी तो बिना मिर्ची का ही खाना खाता है तू। अगली सुबह रमा आराम से 8 बजे उठकर योगा करती है। कितने महीने बाद आज खुद की सेहत पर ध्यान देने का मौका मिला है, वरना सुबह उठने के बाद तो मंजन करने का भी वक्त नहीं मिलता था। रमा नहा धोकर तैयार होती है, कंघी करती है, क्रीम पाउडर लगाती है और क्रीज की हुई साड़ी पहनकर अपने कमरे से रसोई की ओर जाने लगती है। अपनी बहू को रसोई में जाता देख सुरेश कहता है, कल 2 टाइम चावल खा लिया बहू, नाश्ते में आटे का ही कुछ बनाना। ठीक है पापा जी। रमा किचन में जाती है और आटा छानती है। बार बार रोटी बनाना, मैं फिर ये गलती नहीं करूँगी। अब सबको समझना ही होगा
कि रमा की खुद की अहमियत भी है। मेरा क्या है, मुझे तो बस पेट भरने से मतलब है। और रमा आटे की छोटी छोटी लोई तैयार करती है और उनको अपने हाथों से पीठे का शेप देकर कुकर में रखकर एक साथ सीटी लगा देती है। और ऐसे ही एक बार में 50 पीठे तैयार हो जाते हैं। इसी के ऊपर मसाला छिड़क देती हूँ, फिर परोस दूंगी। सब मोमो भी तो खाती हैं ना, वैसे ही तो बनी है। ये तो फिर भी आटे की है, खा ली जाएगी। रमा आटे के पीठे बनाकर सभी को परोस देती है। ये क्या बना दिया बहू तूने? ये तो लगता है तूने आटे को ही उबाल दिया। मैं तो कुकर में ही चावल बनाने वाली थी मम्मी जी, पर पापा जी ने कहा कि आटे का कुछ बनाना, तो मैंने आटे के पीठे बना दिए। देखा जाए तो मोमोज क्या होता है, मैदे के बीच में सब्जियां भरकर उसे स्टीम कर देते हैं। पर अभी नाश्ते का वक्त हो चला था ना, तो सब्जियां कैसे काटती, इसलिए मैंने इन्हीं ही उबाल दिया। कम से कम पेट में जाकर जमेगा तो नहीं। बोलना तो नहीं चाहिए, पर आजकल तो हर चीज़ की खिचड़ी ही बना रही है। मुझे तो जो मिल जाए उसी में स्वाद आ जाता है मम्मी जी, क्योंकि कभी किसी ने बिठाकर खिलाया ही नहीं ना। मैं ही हमेशा भाग भाग कर सभी के लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाती रही। पर अभी यहाँ अगर मेरा खाना भी सरक जाए तो कोई उठकर पानी नहीं लाएगा। थकी हारी दिखने वाली रमा अब खूबसूरत फ्रेश दिखने लगी थी, क्योंकि अब रमा ज़्यादा खाना बनाती नहीं थी, तो ज़्यादा बर्तन नहीं होते थे, तो काम बहुत कम हो चुका था और वो खुद पर ज़्यादा ध्यान दे पा रही थी, जिसके कारण उसके शरीर को अच्छा खासा आराम मिल रहा था। अब तो 24 घंटे उसके ससुराल में सिर्फ सीटी की ही आवाज़ आती, क्योंकि ले देकर रमा दाल चावल या सब्जी चावल, आटा या जो कुछ भी मिलता सबको कुकर में डालकर सीटी लगा देती, जिससे उसके ससुराल वाले बड़े परेशान हो गए थे। पर अभी भी किसी की अकल की सीटी नहीं बज रही थी। और इस सिलसिले में प्रेम अपने एक दोस्त से बात करता है। तेरे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या भाई? रोज रोज भाभी तुझे खिचड़ी, लेमन राइस, येलो राइस ये क्या दे रही है? वो तो कभी ऐसी नहीं थी। ऑफिस में सबसे ज्यादा खाना तो तेरे टिफिन में ही आता था। अरे वही ना, रमा ने तो कभी खाने के लिए किसी को मना ही नहीं किया, चाहे घर में मेहमान आए या किसी के घर में खाने की ज़रूरत हो। रमा तो हमेशा बढ़ चढ़कर आगे रहती थी। पता नहीं जिस दिन से उसकी सहेली आकर गई है, क्या कानों में भर दिया है उसके। बोलना तो नहीं चाहिए भाई, मेरी भी बीवी है, दिन में थोड़ा बहुत काम के अलावा और कोई काम नहीं करती। खाना बनाने के लिए काम वाली है, बर्तन के लिए काम वाली है। आजकल किसी की बहू काम नहीं करना चाहती, और उसमें भाभी इतना कुछ कर रही थी तो उन्हें खटकता तो होगा ही ना। मुझे याद है कैसे एक बार ऑफिस पार्टी में वो हड़बड़ाती हुई आई और गड़बड़ाती हुई चली गई थी। क्यों? क्योंकि उन्हें घर वालों के लिए खाना बनाना था। और उस वक्त भी उसके फेस को लेकर भी लोगों ने कितनी इंसल्ट की थी कि रमा अपने चेहरे का ध्यान नहीं रखती। कभी ना कभी कोई तो उसे ये चीज़ नोटिस करवाता ही। शायद उसके फ्रेंड ने उसे यही नोटिस करवा दिया हो। प्रेम, मैं भी एक लड़की हूँ, इसीलिए कहती हूँ अपनी वाइफ की थोड़ी रिस्पेक्ट करो, ओके? जितना वो कर रही थी उतना शायद ही कोई करता। प्रेम सब समझ जाता है और उस रात सभी को रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए लेकर जाता है। और डिनर के वक्त प्रेम कहता है, पिछले 2 सालों से रमा के रहते हमें कभी रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम सब कुछ उसी से बनवा लेते थे। पर उसे क्या चाहिए ये किसी ने नहीं सोचा, ना ही हम में से कोई उसकी मदद करता था। तो एक न एक दिन तो वो फटती ही सो फट रही है। इसलिए अब से किचन में रमा की मदद सब कोई करेगा। रात को ऑफिस से आने के बाद डिनर के जो जूठे बर्तन होंगे वो मैं धो दूंगा, और सुबह के बर्तन तुम देख लेना निखिल। वॉशिंग मशीन में कपड़े अब धो ही सकती है मम्मी। और प्रिया, तुम तीनों वक्त अपनी भाभी के साथ किचन में रहोगे। अब से प्रिया हम सब के साथ बैठकर ही खाएगी, जो कि पिछले कुछ दिनों से वो कर रही है। तो खाने के लिए सब्जियां मैं काट दिया करूँगा, ऐसे भी फ्री ही तो रहता हूँ। तो ठीक कह रही थी बहू, तुझे क्या चाहिए ये तो हमने कभी नहीं सोचा। आए दिन किसी न किसी मेहमान को बुलाकर बिठा लेते हम, और तो और सबकी खातिरदारी करते हैं। बेकार में बातचीत करने कोई मेहमान को नहीं बुलाकर लाएगा अब से। हाँ, ये सुनते ही रमा की आंखें छलक जाती है, क्योंकि उसे तो बस अपने ससुराल वालों से कदर चाहिए थी जो मिल गई थी। परेशान हो गई हूँ मैं भाभी जी इस लड़की के पीछे। पूरे 1 महीने में ये आटा लगाना सीखी है, कब ये चपातियाँ बनाएगी, कब सब्जी बनाएगी। 2 महीने में शादी की तारीख है। लड़के वालों को बोल बोल कर 3 महीने बाद की तारीख रखवाई थी मैंने। अब वो भी बार बार डेट आगे बढ़ाने को मानेंगे नहीं। तो क्यों इतना सोच रही है छोटी? आटा लगाना सीख गई ना प्रिया। अब चपाती अगर गोल नहीं बनेगी तो कह देना, छोटी सी प्लेट से गोल काट ले। कितना ही वक्त लग जाएगा चपाती बनाना सीखने में। मैं तो 14 की उम्र में आ गई थी ससुराल।
एक दिन में ही माँ जी ने उंगलियों पर मार मार कर चपाती बनाना सिखा दिया था मुझे। इतना भी टफ नहीं है रोटी बनाना। वो तो हम थे ना भाभी, जिन्होंने सास की मार खा ली और सीख गए। आजकल के बच्चे हैं, सुनते कहाँ हैं बड़ों की। मुझे तो टेंशन हो रही है। इसके ससुराल वालों के सामने तो मैंने कह दिया था प्रिया को सब कुछ बनाना आता है, पर पानी उबालने के अलावा आटा गूंदना ही सीखा है बस इसने। बोलना तो नहीं चाहिए छोटी, पर तू ना कुछ ज़्यादा ही रोती है। अभी पिछले हफ्ते जब मैं आई थी तो मैगी तो बनाई थी प्रिया ने। आपको तो मेरी ही हांडी में घी ज़्यादा दिखता है भाभी। मैगी बनाकर खिलाएगी क्या प्रिया अपने सास ससुर को? अरे तू उनसे कहकर तारीख और आगे बढ़वा ले। नहीं, पर तू 2 बार तो तारीख आगे बढ़वा चुकी है ना। अब फिर तारीख आगे करने को बोलेगी तो कहीं उन्हें ये ना लगे कि लड़की का मायके में कोई बॉयफ्रेंड है जिसे वो छोड़ना नहीं चाह रही। देख अब रिश्ता तो हो चुका है, बाकी रब राजी। हम भी तो ससुराल जाकर ही सीखे थे, ये भी सीख जाएगी। बेचारी सुषमा के तो तोते उड़े हुए थे। खाना क्या, उसे तो अभी अपनी बेटी को बहुत कुछ सिखाना था। जब देखो सोई रहती है, शाम में जो सोता है उसकी किस्मत सो जाती है। ऐसे वक्त बेवक्त सोना नहीं चाहिए। चल मैं तुझे साड़ी पहनना सिखाती हूँ। पहले तो तुम कह रही थी चपाती बनाना सिखाऊंगी तुम्हें, साड़ी पहनने में ही वक्त चला जाएगा तो मैं रोटी बनाना कब सीखूंगी मम्मी? फिर सब्जी दाल चावल कितना कुछ सीखना है। ज्यादा सीधी मत बन तू। इतनी ही फिक्र होती ना तुझे तो पहले ही सब कुछ सीखना शुरू कर देती। जहाँ 10th 12th की लड़कियां तो पूरी रसोई संभाल लेती हैं, और तू है जिसे मुझे साड़ी पहनाना भी सिखाना पड़ रहा है। पता नहीं होम साइंस में पास कैसे होती थी तो। वो तो मुझे तुम कैंटीन से खाने के लिए पैसे देती थी ना, वो पैसे मैं सर को दे देती थी। बस यही सुनना बाकी था। ससुराल जाते ही कमरे के बाहर चपाती लेकर तो निकलेगी नहीं, तो साड़ी पहनकर ही निकलेगी ना। तो सबसे पहले साड़ी पहनना सीख। रोटी का प्रोसीजर हम बाद में आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद चावल बनाना तू जल्दी ही सीख जाएगी, और फिर मैं तुझे बताऊंगी सब्जी बनाना। एक एक कर सुषमा प्रिया को ससुराल भेजने के लिए ट्रेन करती जाती है, पर प्रिया इतनी ज्यादा आलसी थी कि इन 2 महीनों में वो सिर्फ और सिर्फ रोटी बनाना, चावल उबालना और साड़ी पहनना ही सीख पाती है। कल तो इसके फेरे हैं भाभी, अब एक रात में से क्या सिखा दूं मैं? जो इतने दिन में नहीं सीखी वो एक रात में क्या सीख जाएगी सुषमा। अब रहने दे, जो इसके भाग्य में है सो तय है। आप लोग ना बेकार में टेंशन ले रहे हैं चाची जी। एक बार मुझे ससुराल जाने दीजिए, वहां से आप लोगों के पास कॉल आएगा कि प्रिया के हाथ का खाना खाकर उनका जीवन धन्य हो गया है। विदा होकर प्रिया अपने ससुराल चली जाती है। साड़ी तो मुझे पहननी आती है, तो पहला टास्क तो इजी है। तैयार होकर बाहर चली जाती हूँ। प्रिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी कि उसकी सास कमरे में आती है। अरे वाह बेटा, कितनी अच्छी साड़ी बांधी है तुमने। मुझे तो लगा तुम आज के ज़माने की लड़की हो, तुम्हें साड़ी वाड़ी पहनना कहाँ आता होगा। कैसे ना आता मम्मी जी, मैं भले ही आज के ज़माने की क्यों ना हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया है। कितने अच्छे से पटली बांधी है, और कितने अच्छे से कंधे पर प्लेट्स बनाया है साड़ी का। बेटा अब से मेरी साड़ी बांधने में तुम ही मेरी मदद कर देना। बिल्कुल मम्मी जी। तैयार होकर प्रिया हॉल में आती है जहाँ सारे मेहमान बैठे हुए थे। तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है उमा, इस मामले में तूने बाजी मार ली। प्रेम तो अपना 19 है तो प्रिया 21। खूबसूरती कब तक कोई निहालेगा भाभी जी, बाद में और भी चीज़ों पर नज़र जाएगी। लड़की संस्कारी भी होनी चाहिए और गुणवान भी। दिन भर अब श्रृंगार करके बैठी रहेगी, रसोई में खाना नहीं बनाएगी तो कितने दिन पति को भाएगी। उसका टेंशन तो है ही नहीं बहन जी। जब हम प्रिया को देखने गए थे उसी वक्त प्रिया ने इतना सारा खाना बनाया था। खाना तो बहुत अच्छा बनाती है प्रिया। इतनी जल्दबाजी क्या है मम्मी जी मुझे रसोई में भेजने की? बहू के हाथ का खाना तो हम कभी भी खा लेंगे उमा। अब तो हमारे पड़ोस में आ चुकी है प्रिया, अभी तो बेचारी के हाथों की मेहंदी में नहीं उतरी। हमारे यहाँ की रानियाँ तो शादी के अगले दिन ही मैदान में उतर जाती थी, और तुम मेहंदी के पीछे प्रिया को खाना बनाने से रोक रही हो। कर्तव्य नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं उमा? और ऐसा बोल के सभी उमा के मन को डाइवर्ट कर देते हैं, और वो प्रिया को खाना बनाने को कह देती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है मम्मी जी, अभी बना देती हूँ खाना सभी के लिए। प्रिया किचन में जाती है और वही काम शुरू करती है जो उसे आता है, चावल उबालना और रोटियां बनाना। चावल भी बन गए और रोटियां भी तैयार हो गई। अब बारी है सब्जी की, जो कि मेरी बैग में रखी हुई है। प्रिया अपने साथ अपने लगेज में एक छोटा सा पोर्टेबल फ्रिज लेकर आई थी जिसमें 3 दिन की सब्जी का स्टॉक था। अपने कमरे में जाकर प्रिया चुपके से एक टिफिन निकाल कर ले आती है जिसमें सब्जी रखी हुई थी। अच्छा हुआ कि शादी के फंक्शन में मैंने 3-4 वैरायटी की सब्जी अपने साथ पैक कर ली, कम से कम कुछ दिन तो इससे निकल ही जाएंगे।
प्रिया फ्रिज की सब्जी को गर्म करके अपनी सास और उनकी सहेलियों को परोस देती है। अब बोल उषा कि प्रिया सिर्फ देखने में ही 21 है या काम में भी? बोलने का मन नहीं कर रहा उमा, पर काम में तो तेरी बहू 24 आ गई है। क्या सब्जी बनाई है बेटा? लग रहा है हलवाइयों के हाथ की सब्जी खा रही हो। मज़ा आ गया। पनीर की सब्जी के साथ पराठे और चावल। इस खाने को खाने के बाद मुझसे मेरी बहू के हाथ का खाना नहीं खाया जाएगा। सभी प्रिया के हाथ का खाना खाकर इतने खुश हो जाते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं था। उमा अपनी समधन को फोन लगाती है। हम तो धन्य हो गए समधन जी, क्या खाना बनाती है प्रिया। क्या रोटी, क्या सब्जी, क्या चावल। आहा, मेहंदी के हाथ से ही लड़की ने सारा काम कर दिया, एक बार मुंह से चू नहीं किया। आसपास वालों के सामने तो मेरी नाक ही ऊंची कर दी आपकी बेटी ने। प्रिया ने बनाई सब्जी, मेरा मतलब है प्रिया के हाथ का खाना तो हम सब जानती हैं कितना अच्छा होता है। बहुत मन से बनाती है प्रिया खाना। अपनी बेटी की मायके से ऐसा कॉल पाने के बाद अब सुषमा की टेंशन पूरी तरह खत्म हो जाती है। रात को प्रिया फटाफट पराठे सेक देती है और अपने पोर्टेबल फ्रिज से सब्जी लाकर गर्म करके सभी को परोस देती है। सुबह पनीर और अभी सोयाबीन की सब्जी, खाने की खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है। नहीं पापा? अरे तुझे ही तो रेस्टोरेंट जाने का भूत सवार रहता था। देख बहू कितनी अच्छी सब्जी बनाकर लाई है। इसके बाद जो भी रेस्टोरेंट में जाकर खाएगा वो पैसे आग लगाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तेरे हाथ में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है बहू। तुझे तो लाकर मैं गंगा नहा गई। कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े बहू तो तू बेझिझक मुझे बोलना। और तीनों वक्त खड़े खड़े रोटियां बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, कभी कभी मैं चपातियां सेक दिया करूंगी। सत्यानाश हो, जिस साड़ी और पराठे के पीछे 3 महीने वेस्ट किए उसमें मेरी सास मेरी मदद करने को तैयार है, पर सब्जी बनाने में नहीं। मुश्किल से 2-4 दिन और सब्जी चला दूंगी, पर उसके बाद क्या होगा? दिमाग लगा प्रिया, दिमाग लगा। काम करने में प्रिया आलसी ज़रूर थी पर दिमाग की बहुत तेज थी और इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए प्रिया अपनी सहेली रमा को कॉल लगाती है। तो पूरी बदल गई यार प्रिया। एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ने वाली लड़की शादी के इतने दिन पहले से ही बहू बनने की प्रिपरेशन करने लगी थी। जब आंटी ने मेरी मम्मी को बताया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। परसों तेरी सास ने शायद मेरी मम्मी को कॉल भी किया था तेरे हाथ की बने खाने की तारीफ करने के लिए। अरे पगली, वो सब तो छलावा था, छलावा। वो सब्जी तो शादी की कैटरिंग वाली थी, मैं भरकर अपने साथ ले आई थी। अब कितने दिन वो सब्जी अपने सास ससुर को परोसूंगी। 3 महीने तो मैंने साड़ी पहनना सीखने और रोटी बनाने में वेस्ट कर दिए। सब्जी बनानी तो सीखी ही नहीं मैंने। हे राम, ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। और अगर तू YouTube से देख देख कर भी बनाएगी सब्जी तो कोई गारंटी नहीं है कि पहली बार में अच्छी बने। और जिस हिसाब से तू सभी को सब्जी गर्म करके खिलाती थी, उन्हें तो फट से शक हो जाएगा कि पहले बहू आधे घंटे में सब तैयार कर लेती थी, अब इतना वक्त क्यों लग रहा है। वही ना, बुरी फंसी हूँ मैं। तो तू वो काम कर सकती है जो मेरे पापा रेस्टोरेंट में करते हैं। हम ना सब्जियों की ग्रेवी हमेशा रेडी रखते हैं और जिस भी कस्टमर ने सब्जी मांगी उस हिसाब से ग्रेवी में आलू, मटर, सोयाबीन, पनीर जैसी रिक्वायरमेंट हो वो सब्जी डालकर तुरंत गर्म करके कस्टमर को परोस देते हैं। अरे पर ग्रेवी बनानी कहाँ आती है मुझे। एक बार 10-15 दिन के लिए मामला संभला रहे तो मैं ग्रेवी बनाना सीख लूँगी। अरे कुछ दिन की बात है ना, तो एक काम करते हैं, शाम को मैं जिस गौशाला में दूध लेने जाती हूँ वहीं तेरे ससुर जी भी आते हैं। अब अपने ससुर जी की जगह तू दूध लेने आ जाया कर, वहीं मैं आकर तुझे रेस्टोरेंट से फ्रेश ग्रेवी लाकर दे दूंगी और तू उस ग्रेवी को ज़रूरत अनुसार सब्जी में डाल लेना। अब जब ग्रेवी रेडी होगी तो आलू काट कर तो डाल ही लेगी ना तू। हाँ, ये सही है यार, सही है। टेंशन खत्म हो गई मेरी। अगली शाम जब महेश दूध लेने के लिए निकल रहा होता है, प्रिया उसे रोकते हुए कहती है, दुकान से वापस आते हैं आप 1 घंटा रेस्ट करने के लिए, इसी बीच दूध लाने भी चले जाते हैं, तो शरीर को आराम कहाँ मिलता है पापा जी आपके। अब आप आराम के वक्त आराम करेंगे, इस वक्त को मम्मी के साथ बात करने में बिताइए। बुढ़ापे में औरत के पास उसके पति के अलावा होता ही कौन है। मैं हूं ना, मैं दूध ले आऊंगा। अपनी बहू के मुंह से ये बात सुनकर महेश की आंखें छलक जाती हैं। वो उसके सर पर हाथ रखता हुआ उसे आशीर्वाद देकर दूध की बाल्टी पकड़ा देता है। आप घर का ख्याल रखिएगा मम्मी जी, मैं अब भी दूध लेकर आती हूँ। प्रिया दूध लेने गौशाला जाती है जहाँ सब्जी की ग्रेवी के लिए रमा मौजूद थी। ये पकड़, इस थैली के अंदर है हॉटकेस और हॉटकेस में है ग्रेवी। अगर ऐसे हाथ में डब्बा ले आती तो किसी न किसी को शक हो जाता। इस गौशाला में आसपास के बहुत लोग आते हैं। थैंक यू रमा, थैंक यू। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
रमा दूध की बाल्टी के साथ ग्रेवी लेकर फौरन अपने किचन में आ जाती है और ग्रेवी को फ्रिज में छुपा कर रख देती है। रात को प्रेम ऑफिस से आता है और महेश दुकान से। आज तो मिक्स वेज खाने का बड़ा मन हो रहा है बहू। बताइए, आप लोगों ने तो अब इस घर को रेस्टोरेंट समझना शुरू कर दिया है। ये क्या बात हुई? मिक्स वेज में कितनी सारी सब्जियां डलती है पता है आपको? बेचारी सब्जियां ही काटती रह जाएगी। एक काम कर बहू, मैं यहाँ बैठी टीवी देख रही हूँ ना, सब्जियां मुझे ला कर दे दे, मैं काट दूंगी। और इस बात को सुनकर प्रिया के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है। किस्मत तो बहुत अच्छी है प्रिया तेरी, सब्जी भी कटी हुई मिल गई, अब बस ग्रेवी में डालकर गरम करके सभी को परोसना है। प्रिया ऐसा ही करती है। मिक्स वेज के साथ प्रिया सभी के लिए दूसरे वैरायटी के पराठे भी बनाती है। रोज़ वही फुल्की, वही पराठे। हाँ, आप लोगों का मन कहीं पराठों से ऊब ना जाए, इसलिए मैंने पराठे में भी चीज़ डाली है मम्मी जी। आहा, ये पराठे खुद ही इतने स्वादिष्ट है, कोई सिर्फ पराठा ही खा ले। और तेरी सब्जी बहू, बाप रे बाप, बेटा तेरी हर सब्जी ना पहले वाली से भी अच्छी होती है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट से लाकर खिला रहा है कोई मुझे। मुंह का स्वाद ही बदल गया नहीं प्रेम? और अपनी इतनी अच्छी बीवी के लिए उसके बनाए डिलीशियस खाने की खुशी में मैं अपनी मैडम के लिए आईफोन लेकर आया हूँ। जो खाना खिलाता है वो बहुत महान होता है प्रिया, और जिस मन से तुम हम सबको खाना खिलाती हो उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी दूँ कम ही होता। पर ये आईफोन मुझे लगा तुम्हारे लिए लाना ही है। थैंक यू प्रेम, तुम मेरे लिए आईफोन लाए। और मम्मी जी पापा जी आप लोग कितना ख्याल रखते हैं मेरा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊं। मुझ में बहुत कमियां हैं मम्मी जी, पर विश्वास रखिए मैं उन सभी कमियों पर काम कर रही हूँ, और जो भी कर रही हूँ वो इस घर की खुशी और आप सबकी भलाई के लिए। इस तरह रोज़ प्रिया गौशाला जाती और रमा के हाथों से ग्रेवी लेकर आ जाती। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन इत्तेफाक से गौशाला में उषा की नज़र इन दोनों सहेलियों के लेन देन पर पड़ जाती है। कभी ये थैली प्रिया इस लड़की को देती है, कभी ये लड़की प्रिया के हाथ में थैली देती है। ये कौन सा लेन देन हो रहा है इन दोनों के बीच? कहीं थैली में अपनी सहेली के हाथों पैसे तो नहीं भेज रही प्रिया अपने मायके? नज़र रखनी पड़ेगी भाई। उषा छुप छुप कर उन दोनों की बातें सुनने लगती है, और एक दिन जब प्रिया ग्रेवी लेकर अपने घर आ रही थी, उषा भी उसके साथ उसके पीछे आ जाती है। ये दूध की बाल्टी के साथ कैसी थैली लेकर जा रही हो बेटा? बहुत वजन होगा ना, कहीं दूध ना गिर जाए। तू ला दे, मैं पकड़ती हूँ इसे। नहीं नहीं आंटी जी, नहीं गिरेगा दूध, मुझे आदत है। आप मुझसे बड़ी हैं, आपका बोझ मैं उठाऊंगी या अपना बोझ आपको दूंगी। उषा को अपने पास देकर प्रिया तो पसीने से लथपथ हो जाती है और भागती हुई सीधा अपने घर चली आती है। अब तो उषा का शक और गहरा हो चुका था। वो खिड़की पर नजरें जमाए बैठी रहती और प्रिया को थैली से ग्रेवी निकालते हुए देख लेती है। तो ये कर रही हूँ माँ की बहू। अब खाना बना रही है तो ज़रा मसाला मैं भी मार ही देती हूँ। रात को जब प्रिया सभी को खाना परोस रही थी, उषा फौरन वहां धमकती है। रेस्टोरेंट की लाई हुई ग्रेवी खा खा कर तो लोग मर रहे हैं। गंदा तेल इस्तेमाल करते हैं वो लोग। आपको पता भी है उमा बहन क्या हो रहा है दुनिया में? सब ठीक तो है ना भाभी? आप इतनी रात गए? मैं तो ठीक हूँ भाई साहब, पर ज़्यादा दिन आप लोगों की सेहत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी प्यारी बहू अपनी सहेली से उसके रेस्टोरेंट की ग्रेवी मंगाती है और उसमें सब्जी डालकर आप लोगों को परोस देती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने की? मेरी बहू गंगा की तरह पवित्र है बहन जी। जिस दिन ये शादी होकर आई थी तब भी आपको खाने की पड़ी थी, और अब उसने जब खाना बनाकर आपको खिला भी दिया तब भी आपको शांति नहीं हो रही। लीला ठीक कहती है, इन लोगों का जितना पेट भरोगी उमा, इनकी भूख उतनी ही बढ़ेगी। अच्छा ठीक है, जब आपकी बहू ने ही खाना बनाया है तो अभी मेरे सामने सब्जी बनाकर दिखा दे मुझे। अगर इसने सब्जी बना ली तो आप सब मिलकर मुझे जूते की माला पहनाइएगा, पर अगर ये सब्जी नहीं बना पाई तो आपकी बहू की तस्वीर लेकर मैं पूरे मोहल्ले में दिखाऊंगी कि बहू लाना पर ऐसे मत लाना। प्रिया हक्की बक्की रह जाती है, पर अपने ससुराल वालों के लिए उसे ये करना ही पड़ता है। वो रसोई में जाती है जहाँ सभी उसके आसपास खड़े थे। प्रिया सब्जी बनाना शुरू करती है और 20 मिनट के अंदर सभी के सामने शाही पनीर बना देती है। आपकी आंखों के सामने डोरेमोन के एनीवेयर डोर से प्रिया अपनी फ्रेंड के रेस्टोरेंट जाकर ग्रेवी लेकर आई, उसमें पनीर डाल दिया, है ना? सही कहा ना आंटी जी? प्रिया को दिखाई नहीं दिया क्योंकि प्रिया तो जादू भी जानती है। माना आप मेरी बीवी की बहुत पुरानी सहेली है उषा भाभी, पर ऐसे ओछे रिश्ते मुझे नहीं चाहिए जो मेरे घर को ख़राब करे। और अगर मेरी बहू रेस्टोरेंट से ग्रेवी मंगवा भी रही थी तो हमारी औकात है मंगवाने की, इसलिए मंगवा रहा है। जिन भिख मंगों के पास पैसे खाने के नहीं है वो कहाँ से खरीदेंगे ग्रेवी? वो रहा रास्ता,
इसके पहले कि मेरा पारा और चढ़े दरवाजे से बाहर निकल जाइए। घर का माहौल इतना खराब हो चुका था कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करता और सभी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तब जाकर प्रिया लगाती है रमा को कॉल और उसे सारी बात बताती है। अरे बहन, ऐसी बातें बोलने के पहले डिस्क्लेमर तो दे दिया कर कि सेंसिटिव कंटेंट है। मैं कहीं बैठ तो जाती। बाप रे बाप, कैसे संभाला तूने सब कुछ। तुझे क्या लग रहा था कि मैं पूरी ज़िंदगी तुझसे ग्रेवी मांग कर ही अपनी सास ससुर को खिलाऊंगी? इतने अच्छे लोग हैं ये, जब भी कुछ होता है मेरी मदद करना चाहते हैं। मेरी सास इस उम्र में रसोई में आकर बर्तन भी साफ कर देती है। मेरे ससुर जी हो या मेरा पति 24 घंटे मेरी तारीफ करते हैं और ऐसे लोगों के साथ गलत तो मैं कर ही नहीं सकती थी। मैंने तुझे कहा था ना, बस 10-15 दिन संभाल ले। इन दिनों में मैंने ऑनलाइन खाना बनाने का कोर्स लिया था। दिन भर रसोई में बस सब्जियां ही बनाना प्रैक्टिस कर रही थी। उस उषा देवी को इस बारे में पता नहीं था और बेचारी आज ही हमारे घर पर टपक पड़ी। और हाँ, अब से तुझे ग्रेवी लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से खाना बनाना सीख गई हूँ। कुछ इस तरह प्रिया अपने ससुराल को अच्छी तरह संभाल लेती है।